वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल्स 2021। उसमें रूल नंबर 6 हमारे पास है थर्ड पार्टी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। थर्ड पार्टी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्हें स्पॉन्सर या कंडक्ट किया जा सकता है किसी भी नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। वो जो है एजुकेशनल, साइंटिफिक या पॉलिसी मेकिंग इन नेचर होंगी। और उनका मेन पर्पस क्या होगा इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का कि साइंटिफिक नॉलेज, इसके अलावा मेडिकल एडवांसमेंट की जा सके, इसके अलावा इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी को यकीनी बनाया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंस होगी। सब रूल नंबर 2, कंपनीज़ जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को ग्रांट के थ्रू। वो जो है ग्रांट प्रोवाइड करें किसी भी जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र या इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो है इंडिविजुअल अटेंडेंस सपोर्ट किया जा सके जो भी उस कॉन्फ्रेंस के अटेंडीज़ हैं। मगर उसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला, ये सपोर्ट जो होगी ना, उसमें मेडिकल एजुकेशन के लिए आज़ादी होगी कि जो भी मेडिकल एजुकेशन है उस पे जो है बात की जा सके। और इसका जो है कोई भी नाजायज़ मकसद, मतलब इस तरह के लिए इस्तेमाल ना किया जाए कि कंपनी अपने प्रमोशन या इस तरह की सपोर्ट के लिए कर रही है, तो इनअप्रोप्रिएट इंड्यूसमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए वो। दूसरा, ग्रांट जो है ना वो सिर्फ़ एक रिटन रिक्वेस्ट के ऊपर ही दी जाएगी। जो रिटन रिक्वेस्ट है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र या इंस्टीट्यूशन या जो भी कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो है ना ये साइंटिफिक और एजुकेशनल मेरिट क्या है उस जो है कॉन्फ्रेंस का, किस वजह से हो रही है, और इसके अलावा वेन्यू अप्रोप्रिएट है और एजेंडा उस कॉन्फ्रेंस का अप्रोप्रिएट है या नहीं। ये सब की सब चीज़ें जो है रिटन रिक्वेस्ट की फॉर्म में होंगी, जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र या इंस्टीट्यूट या कंपनी जो है वो सबमिट कराएगी। उसके बाद ही जो है ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी। कॉन्फ्रेंस वेन्यू और एजेंडा जो है ना वो कंपनी की या इंडस्ट्री की जो है रेपुटेशन को नीचे नहीं लाएगा, उस पर जो है असर नहीं डाले। इसके अलावा सपोर्ट जो है ना वो कंसिस्टेंट रहेगी रेलेवेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र्स ने गाइडलाइन बनाई होंगी, ठीक है, और या किसी एक्रीडेटिंग बॉडी की तरफ से कोई गाइडलाइंस वगैरह बताई गई होंगी, तो उसके ही अकॉर्डिंग जो है सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र जो है वो आज़ादाना तौर पे जो है इसको कंट्रोल करेंगे और वही रिस्पॉन्सिबल है पूरा जो है प्रोग्राम के कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। फैकल्टी कौन सी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, एजुकेशनल मेथड कौन सा अप्लाई होगा, और मटेरियल वगैरह कौन सा शेयर किया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, ये सब की सब जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र के हाथ में ही होंगी। वो जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे या वो कंट्रोल कर रहे होंगे। फंडिंग जो प्रोवाइड की गई है वो जो है ओवरऑल कॉस्ट को कवर करेगी। जो भी कॉन्फ्रेंस के लिए जो है पैसा खर्च हुआ है वो ओवरऑल उसको जो है कवर करेगी, और इसे जो है रीइंबर्स किया जा सकता है चेक के थ्रू या जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। कंपनीज जो है वो डायरेक्टली किसी हेल्थ केयर इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंडिविजुअल है, उसे जो है ना कंपनी डायरेक्टली पे या रीइंबर्स नहीं करेगी कोई भी जो है एक्सपेंसेस। अगर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डेलीगेट है, उस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, अटेंड कर रहा है वो कॉन्फ्रेंस, तो उसे जो है डायरेक्ट कंपनी पे नहीं करेगी। और ग्रांट जो है ना उसका जो है कोई भी इनअप्रोप्रिएट बेनिफिट नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, या उनको कोई साइड ट्रिप, कोई जो है तफरी या जो है एंटरटेनमेंट वगैरह, या कोई इस तरह का शानदार खाने और रिहाइश वगैरह प्रोवाइड की जा रही हो किसी भी हेल्थ केयर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी उस ग्रांट के अंदर। सारे जितने भी ग्रांट एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस जो है वो विद इन कंट्री होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ जो है थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंसेस की, वो जो है स्पॉन्सरशिप की सारी जो और टैरिफ्स हैं उनको भी पब्लिश करेगी, जो भी सब स्पॉन्सर्स की तरफ से होंगी। और उसके अलावा जो है ना एक ऑडिट शुदा स्टेटमेंट भी रिलीज़ करेंगे, तमाम जो है एक्सपेंसेस या जो स्पॉन्सरशिप फ़ीस वगैरह है उन सब की एक जो है ऑडिट शुदा स्टेटमेंट पेश की जाएगी। सब रूल नंबर 3 हमारे पास है, जब भी जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र्स काम करेंगे तो वो
अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस होंगे। कंपनीज़ जो है वो स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइज़ कर सकती है कोई भी मील वगैरह उस कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट मील होगा वो प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि जो मील होगा वो कम से कम कीमत वाला, मतलब मुनासिब कीमत वाला एक हो। उसके अलावा उसमें कोई भी जो है ना एंटरटेनमेंट या तफरीह के लिए एक्टिविटीज़ ना हो, या जो है उसमें टाइम वगैरह का भी देखा जाए कि वो जो है ना वक्त के मात है। तो उस कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद है साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस, उससे हट के ना हो जाए बिल्कुल खाना। तो वो उसमें जो है टाइम को और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा। इसके अलावा ये जो है सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अटेंडीज़ जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनको दिया जाएगा खाना। सब रूल नंबर 4 जो है कंपनीज़ जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है परचेज़ कर सकती है, या जो है लीज़ बूथ स्पेस वहाँ पे जो है परचेज़ कर सकती है लीज़ पे, ताकि जो है कंपनी डिस्प्ले किया जा सके उस कॉन्फ्रेंस में। तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट या जो है एक बूथ के लिए जगह ली जा सकती है लीज़ पे। इसके अलावा कंपनी जो है स्पॉन्सर कर सकती है कोई भी सैटेलाइट सिम्पोजियम कॉन्फ्रेंस में, और जो है ना वो कंटेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी उस सिम्पोजिया के लिए। जो भी सिम्पोजिया होगा, एक टॉक होगी, ठीक है, तो उस पर जो है मटेरियल और फैसिलिटीज़, जो भी कंटेंट वगैरह होगा और फैसिलिटी, वो प्रोवाइड की जाएगी। जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो सबकी सब रिटन फॉर्म में डिस्क्लोज़ की जाएंगी। सब मटेरियल रिलेटिंग जो भी उस सैटेलाइट इवेंट से रिलेटेड है। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इंगेज किया गया है सिम्पोजिया के अंदर, तो फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स पे जो कवायद या ज़ाब्ते लागू होते हैं वो भी जो है यहाँ पे अप्लाई होंगे। रूल नंबर 7 हमारे पास है कंपनी स्पॉन्सर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कंपनीज़ जो है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, कि किस तरह से जो है कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, मेडिकेशन वगैरह है, उनको सेफली और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सके, जिसमें हैंड ऑन ट्रेनिंग हो सकती है, कैडेवर वर्कशॉप्स आ गई। उसके अलावा वेट लैब सेशन, जो भी केमिकल लैब्स वगैरह हैं, केमिकल्स पर टेस्टिंग। उसके अलावा लाइव सर्जरीज़, लेक्चर्स हो सकते हैं, या प्रेजेंटेशन वगैरह। सब रूल नंबर 2 कंपनीज़ जो है वो इसके लिए एक रीज़नेबली प्राइस मील भी प्रोवाइड कर सकते हैं उस ट्रेनिंग या एजुकेशन मीटिंग के लिए। जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है कंपनी ने या एक एजुकेशनल मीटिंग रखी है, तो उसमें खाना भी कंपनी जो है प्रोवाइड कर सकती है। सब रूल नंबर 3 जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन मीटिंग जो है सबसे पहला ऐसी लोकेशन पे हेल्ड की जाएगी या वहीं शहर में या उसी कस्बे में होगी जो लॉजिस्टिकली सेंसिबल हो के लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट वहाँ आ सकें। उसके अलावा जो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल लर्निंग वो भी इजीली वहाँ पे आ सकें। अब एक्सेप्शन हो सकता है कि उस एरिया में टेक्नोलॉजीज़ लोकली अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो जो है कहीं और या किसी और ऐसी लोकेशन पे की जा सकती है जहाँ पे सबकी सब फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हो। दूसरा जो है ट्रेनिंग या एजुकेशन मीटिंग कहाँ पे की जाएगी? ऐसे अप्रोप्रिएट वेन्यूज़ पे होंगी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रेमिसेस हों, कंपनी के प्रेमिसेस हों, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री हो, एजुकेशनल या कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या जो है होटल मीटिंग रूम भी हो सकते हैं जहाँ पे जो है इफ़ेक्टिव लर्निंग की जा सके। ऐसे एरिया में होनी चाहिए, ऐसा वेन्यू होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये ट्रेनिंग या एजुकेशन मीटिंग जो है वो कंडक्ट क्वालिफाइड पर्सन करेंगे, जिसमें जो है सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो उन प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा ये जो है एक रोबस्ट एजुकेशनल एजेंडा फॉलो करेंगे, जिसमें जो है इतना फ्री टाइम ज़रूर दिया जाएगा कि वो प्रॉपर रीज़नेबल ब्रेक और खाने वगैरह के लिए वक्फ़ा हो। उसमें कोई भी जो है ऐसी फैसिलिटी ना हो, तफरीह या एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिविटीज़ इस तरह की नहीं इंक्लूड करनी। सब रूल नंबर 4 हमारे पास है आउटडोर ट्रेनिंग के लिए या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो है प्लेस पे हो रही है, बिज़नेस प्लेस जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की है, जैसे कि जो है प्लांट टूर्स हो सकते हैं कि किसी प्लांट का टूर करने जा रहे हैं, या जो है डेमोन्स्ट्रेशन करनी है कोई,
ये नॉन पोर्टेबल इक्विपमेंट की, मतलब वो इक्विपमेंट वहाँ से नहीं ले जा सकते, जैसे NMR का कोई इक्विपमेंट है, कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट हो सकता है कि उससे जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता। अब उसकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन देनी है तो कंपनीज़ जो है वो ट्रैवल एकोमोडेशन कॉस्ट भी प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, या जो भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी वो कंपनी एकोमोडेट करेगी। फिर जो कॉस्ट है वो सिर्फ लिमिटेड होगी, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रिक्वायर्ड होगी उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो उसका खर्चा आ रहा है आने जाने में, सिर्फ उस तक ही लिमिट होगी उस कॉस्ट की। उसके अलावा कोई भी स्पाउस या गेस्ट वगैरह अगर आ रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, तो जो इससे जो है जायज़ अटेंडीज़ नहीं है उस ट्रेनिंग के, तो उनको जो है कंपनी पे नहीं करेगी, उनके जो भी अखराजात होंगे वो कंपनी नहीं देगी। एक्सेप्शन क्या हो सकती है कि अगर स्पाउस, मतलब उनके कलीग्स वगैरह, उनका जो भी मतलब फैमिली वाली है, अगर वो भी साथ काम कर रहे हैं उन्हीं के सेम इदारे में या सेम पोजीशन वगैरह पे, और सुपरवाइज़र ने जो है ना उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के उसे भी असाइन किया है कि ये भी साथ जाए स्पाउस, तो फिर उसके जो खर्चे होंगे वो कंपनी दे सकती है, अदरवाइज़ नहीं देगी। कंपनीज़ जो है वो ट्रैवल बुकिंग डायरेक्टली कर सकती है उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बिहाफ पे, इससे की जगह कि वो जो है रीइंबर्स करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। उसके अलावा जब भी डायरेक्ट बुकिंग पॉसिबल नहीं होगी तो रीइंबर्समेंट जो है वो एक्चुअल और अप्रोप्रिएट जो कॉस्ट खर्च हुई होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की उतनी ही की जाएगी, और वो भी जो है ओरिजिनल रिसिप्ट और उसके अलावा जो भी प्रूफ्स वगैरह है पेमेंट के, उसी की बेसिस पे की जाएगी। रीइंबर्समेंट जो है वो चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र की मद में की जाएगी। इसके अलावा कंपनीज़ जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी भी वेकेशन या कोई और पर्सनल एक्टिविटीज़, जैसे प्राइवेट साइड ट्रिप्स के लिए कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जा रहे हैं, उनके लिए जो है कंपनी फ़ंड प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके अलावा कंपनी जो है कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए फ़ंड प्रोवाइड नहीं करेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, एक्सेप्शन के अगर इन रूल्स के अंडर नहीं आ रहा कोई इस तरह की चीज़, तो तब तक जो है कंपनी कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए भी फ़ंड प्रोवाइड नहीं करेगी। रूल नंबर 8, बिज़नेस मीटिंग। कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल सकते हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि जो है थेराप्यूटिक रिस्क, बेनिफिट्स वगैरह, फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक फ़ीचर्स जो भी ड्रग से रिलेटेड है या प्रोडक्ट से रिलेटेड है उन्हें डिस्कस किया जा सके, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें जो है डिस्कस किया जा सके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, वैलिड साइंटिफिक डेटा और एविडेंसेस के साथ। तो इस तरह की मीटिंग जो है एक तो बिज़नेस प्लेस पे हो सकती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, जहाँ पे जो है, या ऐसी जो है म्यूचुअली कन्वीनियंट लोकेशन हो सकती है जहाँ पे बिज़नेस डिस्कशन साजगार हो और वो दोनों एग्री करते हैं, तो इस जगह पे भी हो सकती है। इसके अलावा मील्स अगर वहाँ पे बिज़नेस मीटिंग के लिए हैं तो वो मुनासिब हों, और जो है ना वो जो है बिज़नेस डिस्कशन के अकॉर्डिंग ही उनके इस तरह के मील हों, ना कि कोई शानदार खाने और ये पेश किए जाएँ। इसके अलावा कोई भी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी बिज़नेस मीटिंग में। एक्सपेंसेस बच्चों के लिए या कोई भी गेस्ट वगैरह है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, तो उनके लिए जो है नहीं दिए जाएंगे, जो और इस बिज़नेस मीटिंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अटेंड करने में, क्योंकि बच्चे या जो है गेस्ट उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बिज़नेस मीटिंग से, तो उनके एक्सपेंसेस जो है कंपनी नहीं देगी। रूल नंबर 9, एजुकेशनल आइटम्स। कंपनी जो है एजुकेशनल आइटम्स भी प्रोवाइड कर सकती है इंस्टीट्यूशन को, जो पेशेंट को बेनिफिट कर सकते हैं या जो है एजुकेशनल फंक्शन के तौर पे काम कर सकते हैं। किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी उन्हें जो है एजुकेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल आइटम्स जो हैं वो कीमत में आम जो स्टैंडर्ड्स है, जो भी लोकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उस तरह से उसके मुताबिक होंगे। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल आइटम्स जो हैं वो हायर कॉस्ट वाले भी अलो हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, कोई एनाटॉमिकल मॉडल्स वगैरह हैं, या थेराप्यूटिक गुड इंफॉर्मेशन सोर्सेज है जहाँ से जो है किसी भी थेराप्यूटिक गुड के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सके। इस तरह की कोई भी चीज़ें हायर कॉस्ट की
वो भी दी जा सकती है, मगर बहुत ही ज़्यादा भी ना हो। रूल नंबर 10, गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। कंपनीज़ जो है वो कोई भी गिफ्ट नहीं प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को किसी भी सूरत में। और उसके अलावा जो है कंपनी कोई भी जो है तफरीह या एंटरटेनमेंट के लिए ना तो खुद ऑर्गेनाइज़ करेगी ना पे करेगी। इस तरह की अगर कोई भी एक्टिविटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करते हैं तो पहली बात तो कंपनी इसको ऑर्गेनाइज़ या प्रोवाइड नहीं करेगी। दूसरा, अगर खुद से वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है कंपनी उन्हें पे नहीं करेगी। मगर इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं एक्स्ट्रा, कोई टूर है, कोई कल्चरल या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ है, उनमें भी नहीं करेगी। रूल नंबर 11, ग्रांट्स एंड डोनेशन। कंपनी जो है रिसर्च या एजुकेशनल या चैरिटेबल ग्रांट या डोनेशन प्रोवाइड कर सकती है। पहला तो जो है एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी ग्रांट या डोनेशन को प्रोवाइड करने के लिए। उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाए कि वो कितना जो है परचेस कितने की करती है, कितनी ज़्यादा परचेस कर रही है उस कंपनी से। वो नहीं देखा जाए कि ग्रांट रेसिपिएंट या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो हमसे इतना ज़्यादा जो है चीज़ें ख़रीद रहा है या इतनी जो है पैसा हमें जनरेट करके दे रहा है, तो उस बेसिस पे वो ग्रांट या डोनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स ताकि जो है ग्रांट और डोनेशन की जो रिक्वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से इवालुएट किया जा सके, जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो जो है ना इस तरह की कंडीशंस पे नहीं है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की परचेस हो रही है, ठीक है, या कोई और उससे जो है कंपनी एडवांटेज लेना चाहे उस ग्रांट के थ्रू, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी इंश्योर करेगी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा या जो है गैर ज़रूरी अपना असर नहीं डालेगा किसी भी डिसीजन पे जो ग्रांट से या डोनेशन से रिलेटेड है। बस वो अपना इनपुट दे सकता है कि वो जो है जो प्रपोज प्रोग्राम है या रेसिपिएंट से रिलेटेड जो है इनपुट अपना दे सकता है उस प्रोसेस को इवाल्यूएट करने में, बट वो डायरेक्ट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता या जो है गैर ज़रूरी असर नहीं डालेगा अपना। इसके अलावा कंपनी जो है कोई भी एक ग्रांट नहीं देगी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे हॉलीडे पार्टीज़ वगैरह हैं या कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ है, उनके लिए जो है कंपनी ग्रांट नहीं देगी। उसके अलावा कंपनी जो है कोई भी ग्रांट या डोनेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेस से लिंक नहीं करेगी कि हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो इतनी परचेस की जाए तो उससे जो है आपका ग्रांट लिंक करते हैं या डोनेशंस उसकी बेसिस पे की जाएंगी, तो उससे ग्रांट या डोनेशन का कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी जो है ग्रांट या डोनेशन जो है रिटन रिक्वेस्ट की फॉर्म में ही देगी। मतलब पहले जो है जो भी बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन या इदारा है वो एक रिटन रिक्वेस्ट देगा और इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं देगा। ये जो रिटन रिक्वेस्ट होगी वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वो देगा, तो उसकी बेसिस पे जो है वो ग्रांट या डोनेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो भी पेमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र या जो है क्रॉस चेक्स के थ्रू दी जाएगी, कैश ग्रांट नहीं दी जाएगी। रूल नंबर 12, डेमोन्स्ट्रेशन और इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को फ्री में दे सकती है डेमोन्स्ट्रेशन और इवैल्यूएशन के पर्पज़ के लिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये जो है कोई भी इस तरह की नाजायज़ जो है मतलब के लिए नहीं दी जाए। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन को डेमोन्स्ट्रेशन या इवैल्यूएशन के पर्पज़ के लिए टेक्नोलॉजी दी गई है उसका कोई जो है गैर मुनासिब मतलब ना हो। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर जो है मार्क किया जाए प्रॉपरली कि ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ़ और विजिबल फ़ॉन्ट हो या जो है उस पर लिखा हुआ हो कि सिर्फ जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए ये इस तरह की कोई जो है विजिबल चीज़ हो उसके ऊपर। इसके अलावा इवैल्यूएशन प्रोडक्ट जो है वो इतनी क्वांटिटीज़ और ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड की जाए जो रीज़नेबल हो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसमें जो है एडिक्वेट इवैल्यूएशन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की, तो इतना ही जो है क्वांटिटी और इतने ही ड्यूरेशन के लिए दी जाए।
उसके अलावा जो भी इवाल्यूएशन प्रोडक्ट दिया जाएगा उसको जो है डॉक्यूमेंटेड भी किया जाएगा और प्रॉपरली जो है डिस्क्लोज़ किया जाएगा। उसके अलावा कंपनी जो है यकीनी बनाएगी कि जो भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जो है वापस रिटर्न और या रिट्राइव किया जाए अगर वो परचेज़ नहीं किया जाते। मतलब एक इवाल्यूएशन के लिए प्रोडक्ट दिया और साथ में लोन प्रोडक्ट थे, अब तो इवाल्यूएशन के बाद अगर वो इदारा उनकी प्रोडक्ट ख़रीद नहीं कर रहा तो जो लोन प्रोडक्ट हैं उन्हें वापस जो है कंपनी ले लेगी, रिटर्न करेगी उन्हें। इसके अलावा ड्रग प्रोडक्ट सैंपल जो हैं जो भी सप्लाई किए जाएंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को क्लिनिकल इवाल्यूएशन या सपोर्ट के लिए, उन पे जो है एडिशनल लेबलिंग होनी चाहिए कि फिजिशियन सैंपल और नॉट फॉर सेल और रिड्यूस पैक साइज़, उसमें जो है ये सब चीज़ें जो है लिखी हुई हो प्रॉपर पेन से जो मिटाया ना जा सके। इसके अलावा क्वांटिटी जो है ना वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे होगी कि इतनी जो है रिक्वायर्ड है इवाल्यूएशन के लिए, उसी बेस पे क्वांटिटी होगी और पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके अलावा जो भी दूसरे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो दी जाएगी इवाल्यूएशन प्रोडक्ट। रूल नंबर 13 इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन रूल्स के हर कंपनी जो है वो यकीनी बनाएगी कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाए जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि कंपनी की जो है ना कंप्लाइंस देख रहा होगा इन रूल्स के साथ। उसके अलावा प्रैक्टिकल यूज़फुल और मीनिंगफुल पॉलिसीज़, गाइडेंस और टूल्स जो है वो अडॉप्ट किए जाएंगे ताकि जो है इन इन रूल्स के साथ जो है कंप्लाइंसेस को यकीनी बनाया जा सके। उसके अलावा इफ़ेक्टिव ऑनगोइंग ट्रेनिंग भी होगी और एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी कि जो एथिकल मार्केटिंग के कोड ऑफ कंडक्ट है और जो कंपनी पॉलिसीज़ हैं इम्प्लीमेंट की जाए ताकि जो है एक इन रूल्स को कंप्लाई किया जा सके। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या कोई और गवर्निंग बॉडी, वो जो है कमिटेड हों कि वो इन रूल्स को सपोर्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट का जो एक अपना ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इफ़ेक्ट में होना चाहिए, मतलब वो इफ़ेक्टिव हो, वो जो है कंटिन्यूसली इंटरनल मॉनिटरिंग और एनुअल ऑडिटिंग कर रहा हो इन सब चीज़ों की। इसके अलावा सेफ़ मैकेनिज़्म बनाए जाए एम्प्लॉइज़ के लिए जो भी अपना कोई कंसर्न रेज़ करते हैं इन रूल से रिलेटेड, और उन्हें जो है इनकरेज किया जाए अगर उनका कोई कंसर्न है तो उसको जो है देखा जाए। थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट्स जैसे कंसल्टेंट हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स एजेंट वगैरह हैं या ब्रोकर वगैरह है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इंटरेक्ट कर सकते हैं कंपनी की ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेके, तो वो भी जो है इन रूल्स के साथ कंप्लाई करेंगे और वो भी एग्री करेंगे इन सब रूल्स के साथ। उसके अलावा हेड ऑफ़ द कंपनी जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी को हर जो है एनुअल ईयर के एंड पे कि कंपनी ने जो है वो इन रूल्स को अप्लाई किया है या इनके साथ जो है कंप्लाई किया है जो भी एथिकल मार्केटिंग के रूल्स हैं। रूल नंबर 14 इन्फोर्समेंट। जो भी जो है इन रूल्स को ब्रीच ना किया जाए उसे यकीनी बनाया जाएगा। अथॉरिटीज़ जो है उनके पास पावर है कि वो जो है फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकते हैं किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, या तो खुद कर सकते हैं या कोई भी जो है एक्सटर्नल ऑडिटर अगर अपॉइंट किए हैं इस पर्पज़ के लिए अकॉर्डिंग टू लॉज तो उन्हें जो है भेज सकते हैं ऑडिट के लिए, फाइनेंशियल ऑडिट हो सकता है। सब रूल नंबर 2 है कि हर कंपनी जो है वो एक डिटेल समरी प्रोवाइड करेगी सारे जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनके इंस्टीट्यूशन पे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे, मार्केटिंग या जो है एजाज़ी तौर पे या उनके ट्रैवल पे या खाने वगैरह के खर्चे या कोई भी ग्रांट्स वगैरह, तो इस तरह की जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब की डिटेल समरी प्रोवाइड की जाएगी और उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह हुई हैं रेलेवेंट टैक्स अथॉरिटीज़ को, उसके अलावा जो भी फर्दर अथॉरिटी होगी उन्हें जो है एनुअल बेसिस पे एज़ पर शेड्यूल ये सारी की सारी जो है डिटेल समरी सबमिट कराई जाएगी। समरी में जो है फुल नेम, उसके अलावा NTN नेशनल टैक्स नंबर, उसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर NIC नंबर होगा जो भी इंडिविजुअल उस सपोर्ट से बेनिफिटेड हुए जिन्हें उससे फ़ायदा मिला है। सब रूल नंबर 3 हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो
डिस्क्लोज़ करेंगे अगर कोई भी इस तरह का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी उन्होंने फंडिंग रिसीव की है या कोई और इस तरह की रेलेवेंट एक्टिविटी है इस कोर्स ऑफ इंटरेक्शन के दौरान, तो वो जो है कंपनी या जो है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो भी इस तरह की चीज़ें हैं तो वो जो है अपने इदारे को, इंस्टीट्यूशन को डिस्क्लोज़ करेंगे, बताएंगे। रूल नंबर 15 कंट्रावेंशन एंड पनिशमेंट। जो भी खुद या किसी और पर्सन के थ्रू वो इस रूल की जो है प्रोविज़न को कंट्रावीन करेगा तो उन्हें जो है सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंग टू एक्ट और शेड्यूल जो भी इसके अंडर बनाए गए। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस ऑफेंसेस जो है वो इन एक्ट और शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई भी जो है कंप्लेन या नॉन कंप्लायंस होती है इन रूल्स की किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ से, तो फिर जो है रिकमेंडेशन जो है रेफ़र की जाएगी। उसकी जो है कंसर्न जो भी डिवीज़न होगी फेडरल गवर्नमेंट की या जो डिपार्टमेंट होगा कंसर्न गवर्नमेंट का या रेगुलेटरी बॉडी या जो भी डायरेक्टरेट होंगे उनको जो है रिकमेंडेशन रेफ़र की जाएगी ताकि जो है एक्शन लिया जा सके कानून के मुताबिक। इस तरह की सब कंप्लेंट्स जो हैं वो हैंडल और प्रोसेस की जाएंगी अथॉरिटी की तरफ से, जो है रेलेवेंट डिवीज़न के थ्रू, जो भी उससे रिलेटेड डिवीज़न होगी उनके थ्रू जो है डील की जाएंगी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फ़र्दर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या जो है मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें। फ़र्दर इंशाल्लाह हम आगे एक्ट और रूल्स कंटिन्यू करेंगे।